आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। आज हम कारगिल के हवाले से कुछ अहम मुद्दों पे, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज के इस बहस मुबाहिसे में बात करने के लिए मौजूद हैं कारगिल के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चेयरमैन फिरोज़ अहमद खान साहब। खान साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा खान साहब, जिस तरह से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर अर्थ वाइल जो स्टेट था वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख, दोनों यूनियन टेरेटरी बने। इसके बाद से गवर्नमेंट की जानिब से, खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से और यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से बहुत सारे एश्योरेंस दिया गया था कि दोनों ज़िलों में हेडक्वार्टर्स होंगे और उसके बगैर जो बाकी जो फैसिलिटीज़ जो है कारगिल की जो डिमांड के हिसाब से पूरा किया जाएगा। लेकिन अब भी काफ़ी टाइम हुआ लेकिन फुल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? और काउंसिल भी इस पर कहीं ना कहीं खामोश होते हुए नजर आ रहे हैं जी। नहीं, देखिए, इस्लाम साहब, सबसे पहली बात यह है कि जब 5 अगस्त को हमारे स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके बाद आपका रीऑर्गेनाइजेशन होने की जो ही बात ही हमारे यहाँ पे करगिल में जो है आपका करगिल ने अपना रिजर्वेशन इमीडिएटली उसी वक्त दिखाया कि एक तो ये था कि हमारे करगिल वालों ने कभी यूटी नहीं मांगा था, ना करगिल वाले नेवर इन द फेवर ऑफ यूटी। वो हमने उसी वक्त के जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या जेएंडके गवर्नमेंट हो, उनके सामने वो रिजर्वेशन दिखाया। और दिखाने के बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक जॉइंट एक्शन कमेटी भी फॉर्म हुआ, जैसे आपको मालूम है। उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ। तो उस वक्त के जो हमारे आपके गवर्नर थे, आपके गवर्नर प्लस आपके चीफ सेक्रेटरी वाले यहाँ पे आए, हमारे साथ बातचीत किया पूरा जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, जिसमें हमारे कुछ खदशात हमने जाहिर किया आपका। उसमें नंबर 1 तो ये हमने कहा कि हमने यूनियन टेरिटरी जो है कभी नहीं मांगा था। नंबर 1, करगिल वाले जो है वो हमेशा इस फेवर में थे कि हमारा जो हम इस फेवर में कभी नहीं थे कि रियासत को तकसीम किया जाए। हमारी मांग ये थे कि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर एक डिवीजन है, उसी तरह से लद्दाख को एक डिवीजन ट्रीट किया जाए, जो कि उस वक्त के गवर्नमेंट ने माना भी था। और उसी हिसाब से हमारे यहाँ आपका डिविजनल कमिश्नर भी आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी के कुछ साल भी नहीं हुआ कि स्टेट को उन्होंने 2 हिस्से में तकसीम किया। उसके बाद हमने अपने रिजर्वेशन दिखाए, दिखाने के बाद उन्होंने हमें कुछ एश्योरेंस दिए कि जो आपके डिमांड, सबसे पहले था आपका लैंड प्रोटेक्शन, फिर आपका जॉब प्रोटेक्शन। उसके बाद फिर हमने ये भी कहा था कि आपका जो यूनियन टेरेटरी का हेडक्वार्टर होगा दैट शुड बी ऑन रोटेशनल बेसिस। उसके अलावा जो जितने भी हमारे बाकी जो कमिश्नर सेक्रेटरीज आएंगे वो भी बराबर की हिस्सेदारी होना चाहिए, और ओवरऑल डेवलपमेंट में हो, बजट में हो, वो सारा इक्वली होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है आपका उन्होंने एश्योरेंस हमें बहुत दिया। देने के बाद अभी भी आप देख रहे हैं कि मतलब जो एश्योरेंस दिया उन्होंने, अभी यहाँ अगर हम देखें आपका, ना हमारे पास यहाँ पे लैंड प्रोटेक्शन के लिए कोई रूल आया, ना आपका हमारे पास डोमिसाइल लॉ भी नहीं आया अभी, तो ना हमारे पास रिक्रूटमेंट रूल भी नहीं है। और उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट एक था कि जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है, जेके के लिए उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को एज इट इज रखा, लेकिन हमको यूपीएससी के साथ दिया। तो हमारा ये डिमांड था कि आप एक अलग से, या तो हमको जेके इसके साथ रखा जाए, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस तरह इन्होंने हाईकोर्ट को कॉमन रखा, इसको कॉमन रखें। अदरवाइज नहीं तो आप लद्दाख एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना बहुत ज़रूरी है, एक काडर होना चाहिए। तो वो सारे डिमांड्स थे जो उन्होंने कहा कि हम आपको एश्योर करेंगे, या अभी तक, लेकिन अभी तक उन चीज़ों पे नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि हमने एज ए एलएचडीसी हर चीज़ पे, हर इशू पे हमने ये बात उनको बार बार रेज किया है कि ये आप लोग जो है गलत कर रहे हैं। हमारे तरफ से ये चीज़ें आपने हमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी तक ऐसे ये चीज़ें नहीं हुआ। लेकिन अभी हुकूमत की तरफ से क्या कहा जा रहा है? एक तो ये जो पूरे सारे डिमांड्स हैं अभी तक फुल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था उस वक्त डिवीजनल के लिए यहाँ से डिवीजन का जो वहाँ से ऑर्डर आया, इसके बाद से प्रोटेस्ट किया गया। और डिवीजन के टाइम पे जो अगर हम कहीं डायरेक्टर्स की बात करें तो इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो उसके बाद जब एब्रोगेशन हुआ, एब्रोगेशन होने के बाद यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद वही जो डायरेक्टर्स को बराबर इक्वली लेह और करगिल दोनों के लिए बराबर तकसीम पे चलना था। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पे वो चीज़ भी होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो बेस अभी लेह में है। इसके लिए भी काउंसिल की तरफ से कुछ काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, डायरेक्टर्स आपका इक्वली, जैसे हेडक्वार्टर्स आपने कहा कि करगिल, मतलब उन्होंने उस वक्त हमारे पास 12 डायरेक्टर्स थे, ऑलमोस्ट 6-6 करके यहाँ पे दिए थे, जिसके हेडक्वार्टर कुछ यहाँ पे हैं, कुछ लेह में है। लेकिन हेडक्वार्टर के होने के बावजूद भी डायरेक्टर्स बेशक यहाँ पे आए, यहाँ पे उनका ऑफिस भी एस्टेब्लिश हुआ है आपका। हमारे काउंसिल सेक्रेटरीट में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट जितने भी डायरेक्टर्स जो हेडक्वार्टर थे करगिल, उनका जो है हेड ऑफिस जो यहाँ पे
यहाँ पे आपका एस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डायरेक्टर्स जो हैं ज़्यादातर वो लोग ले में वो लोग अपना टाइम दे रहे हैं, जिस पर हमने काफ़ी आवाज़ उठाया है। लेकिन उसके बाद इस पे मैं ज़रूर कहूँगा जो बात किया है वो काम किया वो हमें बोलना होगा। लेकिन उसके बाद एलजी साहब ने ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन उसी वक्त दिया और डायरेक्टर्स को कहा कि मोस्टली जो डायरेक्टर्स करगिल में हेडक्वार्टर है, उसके अलावा भी जो डायरेक्टर जो चाहे वो ले में बैठते हैं क्यों ना हो, लेकिन वो दोनों का डायरेक्टर है, उनको भी यहाँ टाइम करगिल में देना है। तो बीच बीच में उनके डायरेक्टर्स आए यहाँ पे हमारे साथ प्लान वगैरह का डिस्कस भी किया। और हमारे डायरेक्टर्स जो हैं मैं कहूँगा कि मोस्टली जो हैं हमारे 2-3 डायरेक्टर्स जो हैं वो मोस्टली यहाँ पे टाइम देते हैं। लेकिन चूंकि यूटी हेडक्वार्टर वहाँ होने की वजह से उनको बार बार वहाँ पे मीटिंग पे बुलाया जाता है, जिस पर हमने ऑब्जेक्शन किया। पहले तो ये था कि आपने खुद देखा होगा नवंबर दिसंबर में हमारे एचओडीज को भी हर 2 दिन के बाद बुलाया जाता था, लेकिन उस पर हमने एतराज़ किया। तो उसके बाद उन्होंने एक बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला कि जितने भी एचओडीज करगिल में है उनका जो भी मीटिंग होगा या जो भी कुछ करना होगा वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। अब आपने देखा होगा उस पर काफ़ी हद तक चेक हो गया है। उस पर अब जो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनका मूवमेंट अभी लेक की तरफ कम है। तो डायरेक्टर्स के लिए भी हमने उठाया है, आवाज़ उठाया, ये नहीं कि हमने नहीं उठाया, हमने राइटिंग में भी दिया और यहाँ बैठे भी हैं। और अब चूंकि हेडक्वार्टर वहाँ होने की वजह से जब कमिश्नर सेक्रेटरी वहाँ बैठते हैं तो उनको बार बार वहाँ बुलाया जाता है। तो इस पर अभी हमने आवाज़ उठाया और अभी हम इसको फिर भी अभी ज़रूर उठाएंगे। लेकिन अभी आपको पता है दूसरे जो इश्यूज हैं जिस पर आपने बात की उस पर भी हमने अपना जो है प्रोटेस्ट दिखाना था। अभी हमारे जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी वालों से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन अभी हालात की वजह से आप खुद पता है कोविड-19 की वजह से ना यहाँ पे गैदरिंग हो सकता है, ना यहाँ पे मीटिंग नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इस वक्त पेंडिंग है। आप तो साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारे इश्यूज देखने को मिला, खासकर अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें या रिक्वायरमेंट पॉलिसीज़ की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, तो इस हवाले से जो यूथ हैं, खासकर जो पढ़ा लिखा तबका है, वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमारे लद्दाख के अंदर अभी कोई डोमिसाइल के हवाले से पॉलिसी नहीं बना है। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के हवाले से पॉलिसी बनने के बाद वहाँ के लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ पे अभी डोमिसाइल नहीं है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो रिक्वायरमेंट है वो लगातार हो रहे हैं। जिस तरह से हमने CPWD की बात करें या मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें, इंजीनियर्स की जो सिलेक्शन की बात करें, बाहर से लगातार आ रहे हैं। हालांकि लद्दाख को कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं डोमिसाइल ना होने की वजह से हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ के, उनके लिए काफ़ी खर्चा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब डोमिसाइल लाने से पहले काफ़ी आवाज़ उठा, इसके बाद से उनको फौरन यकेदर उनको जो वो ऑर्डर है रिवोक करना पड़ा। तो लद्दाख में इस तरह की आवाज़ उठते हुए नजर नहीं आया, खासकर कारगिल के अंदर अपोजिशन हो या काउंसिल हो, खामोश दिखाई दिया। नहीं, इसमें खामोश की बात नहीं। अगर आप देखते हैं हमारे पास इन राइटिंग मेरे पास है आपका एज ए काउंसिल जो है, देखो जो भी आपके इन राइटिंग में जो लाना है हमने उसी वक्त लाया है आपका। और हमने ये भी कहा है कि इमीडिएटली हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए आपका डोमिसाइल लॉ। जब तक डोमिसाइल लॉ हमारा नहीं बनेगा, ना हमारा रिक्रूटमेंट रूल का कोई फ़ायदा है, ना रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा है। हालांकि आपने खुद देखा होगा कि लद्दाख यूटी में एक रिजर्वेशन रूल उन्होंने लाया, और उस रिजर्वेशन रूल में भी आप लोग ये देखिए उसमें लिखा है उन्होंने कि 40-45% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये शेड्यूल ट्राइब जो वो सिर्फ ओनली फॉर लद्दाख। दैट मीन्स कि हिंदुस्तान में कोई शेड्यूल ट्राइब का बंदा हो उसमें आपका अप्लाई कर सकते हो, जो क्लियर नहीं है। तो इसलिए जब तक ना आप डोमिसाइल लॉ नहीं लाएंगे, जिस तरह से आपने JKUT में लाया, चलो उसमें जैसे उसमें भी काफ़ी खदशात हैं लोगों को जो JK में है, लेकिन कुछ तो लाया। इसीलिए हम भी कहते हैं, हमारा भी डिमांड है, हमने लिख कर भी दिया इन राइटिंग में गवर्नर साहब को, LG साहब को, इवन होम मिनिस्ट्री तक हमने लिखा है कि जब तक डोमिसाइल लॉ लद्दाख के लिए नहीं आएगा, ना कोई यहाँ पे रिजर्वेशन आपका रिक्रूटमेंट रूल बनना चाहिए और ना फर्दर कोई रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। ये हमने कभी बिल्कुल अपनी तरफ से, हमने काउंसिल की तरफ से लिखा है। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ पे लोग, हमारे यहाँ पे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, इस पर ज़रूर कम से कम, चलो अभी अगर हम ज्वाइंटली आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो एक कम से कम ज्वाइंट मेमोरेंडम हमारी तरफ से ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जाना चाहिए, जो कि मैं इनसे इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि ये हमारे जवानों के मुस्तकबिल का मसला है। रहा आपने कहा जो रिक्रूटमेंट्स का, जैसे आपने कहा कि जो इंजीनियर्स का मसला है या डॉक्टर्स का मसला है, इंजीनियर्स में इन्होंने किसी प्राइवेट फर्म को इन्होंने हायर किया, उसमें फिर इन्होंने जो है पूरे लद्दाख से हो या हर हिंदुस्तान के किसी कोने से भी इन्होंने एप्लीकेशंस वगैरह लिए, जिसमें हमारे अच्छे खासे हमारे बच्चे भी आए हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सब टेम्परेरी फेस है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका। अगर होगा तो आप सीधा डोमिसाइल लाओ, और अगर हमारे पास वैकेंसी है आप रिक्रूट करो, यहाँ के बंदों को रिक्रूट करो वंस फॉर ऑल। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी आज बेचारा वो 5-6 साल वो इंजीनियर वहाँ पे काम करेगा, 7 साल के बाद उसको निकाल देगा, उसका सर्विस का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हम इसके टोटली अगेंस्ट, हमने आवाज़ भी उठाया है। जब आपके पास वैकेंसी है, आप रिक्रूटमेंट रूल लाइए, आप फौरन फास्ट ट्रैक पर इनको रिक्रूट कीजिए वंस फॉर ऑल। ये हमारी डिमांड है आपका।
दूसरी चीज़ ये आपका जो मेडिकल ऑफिसर्स का है, मेडिकल ऑफिसर्स का ये है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा क्लैरिटी दे दूंगा आपका। मेडिकल में ये है कि जितने भी हमारे, जो अभी आपने देखा होगा, जो अभी कुछ अपॉइंट होके आए हैं, ये आपका है कि इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स जो अभी तक हम कंट्रेक्चुअल पे देते थे या इवन परमानेंट पोस्टिंग भी करते थे, तो जैसे जांस्कार जैसे एरिया है, जैसे आपका द्रास है, जैसे आपका बरसो नाला, बटाली, चिकन के दूर दराज इलाके में कोई डॉक्टर जाने वाला नहीं मिलता था। अब इन्होंने क्या किया, इनके ऑनरेरियम को बढ़ा दिया, आपने देखा होगा। जैसे अभी द्रास में कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट लग गया, उसका 2.5 लाख रखा है उन्होंने। जैसे जांस्कार में 1,80,000, बटाली में 1,10,000, इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 90,000 रखा है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जिसने भी फॉर्म भरा, जिसने भी फॉर्म भरा उनको ले लिया, लेकिन दैट इज प्योरली ऑन टेम्परेरी बेस है। जब भी आपका उसका हमारा रिक्रूटमेंट बनने के बाद जब उसमें ये हो जाएगा आपका, तो इनको निकलना होगा। ये नहीं कि जो बाहर के बच्चे जो अभी आए हैं इसमें, उनको उन्होंने वो हमारा पोस्ट एब्जॉर्ब नहीं किया है। दैट इज प्योरली ताकि हमारे जो दूर दराज जो हमारे मेडिकल फैसिलिटी, जहाँ हमारे मेन पावर की शॉर्टेज है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे दूर दराज जितने भी हैं वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, उसको फिलअप करने के लिए एक टेम्परेरी फेज के इन्होंने इसको लाया है। लेकिन उसमें भी मैंने पहले भी कहा कि जितने भी हमने एक कैलकुलेशन किया आपका, इवन आपका कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुझे एक दिन बोला कि हमारे लद्दाख में टोटल इस वक्त 5,500 वैकेंसीज हैं, जिसमें गजेटेड नॉन गजेटेड दोनों मिला के 5,500। तो हमारी ये डिमांड है कि आप फौरन डोमिसाइल लॉ और रिक्रूटमेंट रूल लाके इनको वंस फॉर ऑल अब इनका रिक्रूटमेंट करना ही करना होगा। और ये हम अभी आपके माध्यम से फिर दोहराते हैं कि जब तक हमारे यहाँ पे डोमिसाइल लॉ नहीं लाएगा, तब तक हम किसी रिक्रूटमेंट के यहाँ टोटली खिलाफ हैं। और होना बिल्कुल हम होने भी नहीं देना चाहिए दोनों डिस्ट्रिक्ट को, और ये होना भी नहीं चाहिए जब तक ना डोमिसाइल लॉ नहीं आएगा। अदरवाइज ये जो है हमारे हित में बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर SRO 202 के तहत जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी, इसको मद्देनजर रखते हुए जो एम्प्लॉयज़ थे, काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जब स्टेट में हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूटी में रिवोक हुआ है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि लद्दाख के अंदर और ख़ासकर हम कारगिल की बात करें, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी खदशा है, कन्फ्यूजन है। वो लोग कहीं ना कहीं, कुछ लोग तो खुश भी हैं, वो मान रहे हैं कि वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, चूंकि जब यूटी में हुआ करता था, जब स्टेट हुआ करता था, सबके लिए एक था। तो अब इस पे क्या कहेंगे आप, इसका क्या जो कंक्लूजन है, क्या है ये? देखिए, आपका SRO 202 आपका जब हमारा स्टेट एक हुआ करता था, उसके तहत जो है, जब बीजेपी PDP की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये SRO आया आपका, जिसके तहत ये उसमें मेन 2-3 मोटे मोटे ये थे कि SRO 202 के तहत जो भी अपॉइंट हुए उनका प्रोफेशनल पीरियड 5 साल रखा गया है। प्लस आपका 5 साल तक उसका कहीं पोस्टिंग भी नहीं होगा, नॉन ट्रांसफरेबल होगा जब एक जगह वो अपॉइंट होकर आता है उसके बाद। और उनको पे भी एक बेसिक पे दिया जाएगा। उसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठने के बाद, जब हमारा स्टेट एक था, उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाया। जब हम दोनों यूनियन टेरिटरी जब डिवाइड हो गई, उसके बाद भी हमने अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये बात उठाई है आपका। तो अब बहुत अच्छी बात है कि JK यूटी ने इसको विड्रॉ किया है। तो JK यूटी ने विड्रॉ किया, लेकिन हमारे लद्दाख यूटी ने विड्रॉ इसको अभी फॉर्मली नहीं किया है। तो हमारे कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी थी कि शायद JK के साथ हमारा होगा। हमने उसी वक्त तुरंत जो ही JK यूटी ने ये उठाया, हमने ऑफिशियली हमने लेटर लिख के हमारे एडवाइजर साहब को हमने लिखा कि आप, क्योंकि हमारे बच्चे भी उसी SRO के तहत हुए, उसी SRO 202 के तहत हमारे लद्दाख में भी बच्चे हुए। क्योंकि जब वो बेसिक SRO जब विड्रॉ हो गया, तो यहाँ पे ये रहने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो लिहाजा आप लोग को हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप भी इसको एक नोटिफिकेशन के तहत इस SRO को विड्रॉ करना चाहिए। तो हमें उम्मीद है शायद, क्योंकि जब वहाँ पे विड्रॉ हो गया तो यहाँ पे विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि इसके तहत हमारे लद्दाख के भी बहुत से लड़के हैं या लड़कियाँ, बच्चे जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं। तो उनको भी जो वहाँ पे रायत वगैरह मिला है, उसमें यह कहा गया कि आप जो प्रोफेशन पीरियड है वो 2 साल का होगा, और पे प्लस ऑल अलाउंसेस उनको दिया जाएगा, और ट्रांसफर भी उनका एज पर जो ट्रांसफर पॉलिसी हो। तो वो बेनिफिट हमारे लद्दाख में यूटी में जो SRO 202 के साथ अपॉइंट हुए थे, उनको भी रिवोक करके जो फैसिलिटी अभी इन्होंने दिया है JK, वो इनको भी मिलना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब चूंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो बजट के हवाले से आप क्या कहेंगे? और इस बीच एक चीज़ हमें ये देखने को मिला कि जो LHDC का जो फाइनेंशियल पावर है वो ख़त्म होते हुए नजर आया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका फाइनेंशियल पावर जो है, हमें खुद अभी हम कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि LHDC एक्ट, लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट जो है, वो जो हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एज इट इज रखा गया है। तो ये जो फाइनेंशियल पावर जो काउंसिल को दिया है वो उस एक्ट में है। तो अगर आपने ख़त्म करना है तो उस एक्ट में आपको अमेंड करना होगा। तो हम तो आज के डेट में ये मान के चलते हैं कि जब तक वो एक्ट में है, हम इस पावर को एक्सरसाइज करेंगे। और हमने इन राइटिंग में हमने दोनों काउंसिल ने हमने लिख कर दिया है कि जब तक ये एक्ट है हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको एज इट इज एक्सरसाइज करेंगे।
अभी एज इट इज एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये अभी जो है अभी उस पे कोई वहां से उन्होंने कोई क्लेरिफिकेशन हमें नहीं दिया आपका। अभी सुबह ही मैं आपका सीसी ले साहब से बात कर रहा था। इसमें दो बड़े मेन इश्यूज हैं आपका। एक है आपका कौंसल का अपना फाइनेंशियल पावर, सेकंड है हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, जो हमारे मेन जो आपका की प्लेयर होता है आपका इस इंजीनियरिंग सेक्टर में, उसका जो फाइनेंशियल पावर है उन्होंने उसको बिल्कुल टोटली विड्रॉ कर दिया है। आपका सारा पावर जो है उन्होंने किसको दिया है? एसी को दिया है। जबकि आपको पता है हमारे यहाँ पे जांस्कर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर खोलने का, नुब्रा में, चाथरा में, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था कि पावर को हम डिसेंट्रलाइज करें। हर कोई बंदा आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एसी के पास नहीं आ सकता है। तो पर्पज ये था कि जितने भी हमने डिवीजन खोले हैं, जैसे हमारे यहाँ संको में है, हमारा आपका सूर्यविल डिवीजन है, जांस्कर है, नुब्रा है, न्यूमा है, उसका मतलब ये था कि हम कुछ पावर जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को देखें ताकि वो एक्सरसाइज करें, ताकि लोगों की फैसिलिटी हो। जब उन्होंने वो विड्रा करके वो एसी को दिया तो ये तो सरासर आपका फिर दोबारा आप सेंट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ये सारे चीजें उनको समझाया भी, हमने इन राइटिंग में दिया, और हमने पॉइंट ये उठाया है कि जब, क्योंकि ये जो पावर एलएचडीसी को दिया है वो एक्ट में दिया है, और जब तक एक्ट एज इट इज है, और ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी आया है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल भी ये हमें आप अलाउ करता है। तो हमने उनको, और इन्होंने आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने इसको दोबारा टेकअप किया मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ। तो हम देखते हैं इसमें क्या आ जाता है। अदरवाइज इसके लिए हम टोटली फाइट करेंगे, क्योंकि ये एक्ट में है, ये कोई पर्सनल ये नहीं है। अब दोनों एलएसी ये जो एक्ट है, ये जो पावर है, वो इम्प्लीमेंट होने नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम होने नहीं देंगे बिल्कुल। आप, हमने क्लियर कट उनको कहा है, हमने कहा है कि और हमने ये भी कहा वो कि वो हमें ये कह रहे थे कि हमने ऊपर लिखा है हम उसके क्लैरिफिकेशन की वेट करेंगे। हमने कहा जब तक क्लैरिफिकेशन आएगा तब तक एज इट इज आप पास प्रैक्टिस को चलने दीजिए, ये हमने उनको कहा है।